तो वो कहेंगे कि ऑब्जेक्शन फाइल करने का आपको जुरिस्डिक्शन कहाँ है, तो बता देना कि मेरे घर में नोटिस चस्पा कराने का जुरिस्डिक्शन आपका कहाँ है। आईओ तो दे सकता है, पुलिस वाला, बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब को ये अधिकार नहीं है। अब कंपनी का 149 करोड़ रुपया सीज हो गया, अब वो रिलीज कैसे हो? अगर मेरे घर की कुर्की हुई तो डकैती का मुकदमा आपके ऊपर और दरोगा जी के ऊपर दायर करूंगा मैं, और मुझे कानून ऐसा करने से रोकता नहीं है। आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ा रहे हैं, और हमारा मानना है कि हमारे साथ जो बैठे हुए हैं प्राइमरली दे आर लॉयर्स, वकील हैं वो, चाहे वो 2 साल के वकील हो या 5 साल के या 10 साल। तो हमारा ज्यादातर प्रयास यही रहता है कि उनको हम ये बताएं कि हाउ टू अंडरस्टैंड द लॉ, और उससे भी ज्यादा ये बताएं कि हाउ टू अप्लाई दिस लॉ टू गेट रिलीफ फॉर योर क्लाइंट, टू गेट रिलीफ फॉर योर क्लाइंट। अब जैसे मान लो किसी बहुत बड़े घर का लड़का आवारा निकल गया, अब आवारा तो कोई भी हो सकता है। अब अगर उसका अरेस्ट वारंट हुआ और वो गिरफ्तार नहीं हुआ, तो 82-83 इज द फर्दर प्रोसीजर। 82 में भी वो हाजिर नहीं हुआ, क्योंकि वो माँ बाप के ही कंट्रोल में नहीं है, मनमानी करता है। हाँ, माँ बाप तो शापित है ना, बर्दाश्त करने के लिए वो निकाल भी नहीं सकते उसको, डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, सब करेंगे, पर निकाल तो नहीं सकते। अब अगर अब उसका जो थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती है, तो रिपोर्ट में पता उसके बाप का होता है कि कहाँ रहता है, उस घर का एड्रेस दिया होता है, क्योंकि उस आवारा लड़के के पास तो अपना कोई एड्रेस ही नहीं है। तो 82 जो चस्पा होता है 82 सीआरपीसी का, वो पिताजी के घर के बाहर चस्पा होता है। अब पिताजी को ये नहीं मालूम है कि मेरे घर के बाहर ये चस्पा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बदनामी इम्प्लिसिट है। आप 82 हमारे यहाँ चस्पा नहीं कर सकते। जहां उसका मकान हो, जहां उसकी प्रॉपर्टी हो, वहां चस्पा करिए। ठीक है। दूसरी बात ये, अगर वो कहें कि आपके घर का इसमें पता लिखा है, बोले कोई बात नहीं, अगली रिपोर्ट में हम तुम्हारे घर का पता लिखा देते हैं, लिखाने में क्या दिक्कत है? तो बेसिक बात यह है कि ये मुलजिम का घर नहीं है। मुलजिम इसमें एज इनमेट रहता है, क्योंकि वो हमारे परिवार का सदस्य है, तो वो रहता है, तो उसका ये घर नहीं है। पर फिर भी आपने सूचना देने के लिए अगर इसे लगाया है, तो हम उसे सूचित करवा देंगे। जब वो चले जाए तो उसे फाड़ के डस्टबिन में डाल दीजिए, लेकिन लड़के को जरूर सूचित कर दीजिए। और लड़का ने जब जिंदगी भर आपकी बात नहीं सुनी है, तो अब वो नहीं सुनेगा कि 1 महीने बाद कुर्की हो जाएगी, वो नहीं सुनेगा। वो क्योंकि हाजिर होने का मतलब है जेल जाना। तो कौन चाहता है कि मैं जेल जाऊं? तो वो बचने के तमाम तरीके ढूंढता है अपना, और कामयाब नहीं होता। 1 महीने के बाद कोर्ट ने वो जो ऑर्डर 82 का किया था, उसके बाद वो एप्लीकेशन आएगी दरोगा जी के यहाँ से कि साहब न तो वो पकड़ा गया है और ना कोर्ट में वो हाजिर हुआ है। तो कोर्ट जो है, वो मजिस्ट्रेट साहब 83 का ऑर्डर कर देंगे। उन्हें तो खाली कलम चलाना है, उन्हें खाली कलम चलाना है। उसका परिणाम क्या होगा उस पर वो ध्यान नहीं देंगे। अब जब 82 जिसके घर में चस्पा हुई थी, तो कुड़की उसी घर की होगी। अब मान लो 82 के बाद पिताजी ने, आप लॉयर हो, आपसे उनका परिचय है, चाहे सिविल के कारण हो चाहे पड़ोसी के कारण हो, सिविल के मुकदमे भी चलते हैं ना, प्रॉपर्टी के, मनी लेंडिंग के, 138 के,
तो वो आपके संपर्क में है, तो अपने अपने मन की तकलीफ वो जरूर आपसे बताएंगे और कहेंगे देखो क्या हुआ, अभी 2 दिन पहले पुलिस वाले आए थे और मेरे घर के बाहर वो चस्पा कर गए और कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर हाजिर नहीं होगा तो कुर्की होगी। क्या करें हम, लड़का हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आप एज ए लॉयर, जब उनका बाप नहीं सुधार सका तो लड़के को आप तो सुधार नहीं पाओगे, ये तय है बिल्कुल। तो फिर आप क्या करोगे, उनको सलाह दोगे कि तुम कैसे बचो। तो पहली सलाह तो ये है कि जितना कीमती सामान है घर का वो आप हटा दो। जितना कीमती सामान है वो आप हटा दो, उतना ही रखो जितना रहने के लिए जरूरी है। दूसरा काम ये करोगे आप एज ए लॉयर कि एक एप्लीकेशन बनाओगे और जिस कोर्ट से 82 जारी हुआ था उसमें आप ऑब्जेक्शन फाइल करोगे। हाँ, मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे कि इसमें 82 के ऑर्डर के खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल करने का प्रोविजन कहाँ है। तो नोट करो, एवरी प्रोसीजर इज परमिसिबल अंडर लॉ, every procedure is permissible under law which is not expressly prohibited। every procedure, प्रोसीजर ही तो है एप्लीकेशन लगाना है, तो every procedure is permissible under law which is not expressly prohibited। जिसको कानून ने एक्सप्रेसली मना नहीं किया है वो हर प्रोसीजर परमिसिबल है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई आदमी अपनी पत्नी को विदा करा के लाता था पहले, आजकल तो गाड़ियां हैं, सवारियां हैं, तो मियाँ जी जो हैं वो बक्सा जो पत्नी का है वो सिर के ऊपर रखे होते थे और पत्नी उनके पीछे छमक छमक करके चलती हुई चली आ रही होती, जेवर वेवर काफी पहनी होती थी। नई नई बहू होती थी तो साड़ी वाड़ी बांधना भी ठीक से नहीं आता उसको, तो किसी तरह वो पीछे पीछे चल रही है, सामान वो पत्नी के सिर में लदा है। अगर यही उल्टा कर दो कि पति के बजाय पत्नी के सिर में सामान लाद दो और पति पीछे पीछे चले तो सबको बड़ा अटपटा लगेगा, सबको बड़ा अटपटा लगेगा। लेकिन कानून ने तो कहीं नहीं मना किया है। बोले आर्टिकल 14 गले में लटकाए घूम रही हो, आर्टिकल 14 कि एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे पत्नी हो चाहे पति, आदमी हो चाहे औरत, जब कानून के सामने सब बराबर हैं तो इसमें क्या तकलीफ हो रही है आपको कि पत्नी के सिर में बक्सा लगा और पति पीछे पीछे चल रहा है एक थैला लटकाए हुए। जब इसका उल्टा होता है तब तो बड़े खुश होते हो, लेकिन जब ये हो रहा है तो क्यों तकलीफ हो रही। तो चूंकि कानून ने नहीं मना किया है तो आप ऐसा कर सकते हो। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि आप पानी पीने का अधिकार रखते हो, दूसरे आप जितना पानी चाहो पी जाओ, चाहे पीते पीते आपकी जान निकल जाए। जैसे दूध पीने का आपको अधिकार है, आप जितना चाहो पी लो, सब्जेक्ट टू राशनिंग लॉ। अगर कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें यह प्रोविजन हो कि दूध बच्चों के लिए है, हाँ एडल्ट नहीं पिएंगे क्योंकि दूध की कमी है और एडल्ट्स का बिना दूध के काम चल जाएगा और 1-1.5 साल के बच्चे का बिना दूध के काम नहीं चलेगा, तो दूध उनके लिए रिजर्व। अगर कानून बना दिया तो ठीक है और नहीं तो जितना चाहो आप पी सकते हो। जैसे गर्मियों में देखा होगा कि जो मावा होता है ना, खोया जिसे कहते हो, दूध से जो बनता है, तो मावा बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल होता है, पर गर्मियों में इस पर रोक लग जाती है। मिल्क एक्ट है, उसके तहत गवर्नमेंट नोटिफाई कर देता है कि मई जून जुलाई 3 महीने कि आप इससे मावा नहीं बनाओ, मावा नहीं बनाओगे तो नहीं बना सकते क्योंकि कानून ने मना किया है। पर जब कानून ने नहीं मना किया है तो आप बना सकते हो, तो नैतिक तुम्हारी जिम्मेदारी है बच्चों को दूध मिले। हाँ, लेकिन अगर नहीं भी मिल रहे तो गवर्नमेंट जाने और समाज जाने और उनके घर वाले जाने, आप तो दूध पी ही सकते हो, मावा भी बना सकते हो।
तो कानून के तहत बेसिक बात यह है कि आप हर वो कार्य कर सकते हो जिसको कानून ने मना नहीं किया। आप सेक्शन 83 सीआरपीसी में देखो गौर से, जरा खोलो 83 खोलो। पहला पैराग्राफ पढ़ो। अच्छा देखो, ये किताब है ना आपकी, जैसे ये बुक है, इसको आप 200-250 रुपए देकर दुकानदार से खरीद के लाए हो, और जिस दिन इसको पढ़ करके बंद कर दोगे, कबाड़ी के बाजार में 3 रुपए की बिक जाएगी। कोई कबाड़ी 3 रुपए से ज्यादा नहीं देगा इसके। तो तुम्हें करना क्या है कि इसको अपने पढ़ते समय स्याही से रंग डालो, न अंडरलाइन करने में संकोच करो, और न जो ये ऊपर नीचे जगह दी हुई है, यहाँ भी दी हुई है, साइड में दी है, ऊपर दी है, इस सब जगह के आपने पैसे दे रखे हैं, तो इसको पेन से रंग डालो। जब हम कोई केस लॉ बताते हैं या आप पढ़ते हो, तो जिस सेक्शन से संबंधित वो केस लॉ हो, बेयर एक्ट में उसी के ऊपर लिख डालो। उससे क्या होता है कि कॉपी में, रजिस्टर में आपने कोई केस लॉ लिखा, तो आप यही भूल जाते हो कि कौन सी कॉपी में लिखा था और कहाँ रखी है। पर प्रैक्टिस में वकालत करते हो तो सालों साल आपकी सीआरपीसी आपके टेबल पर रहती है, तो आपने उसके ऊपर लिख दिया। अगर लिख दिया तो जब तुम्हें ध्यान आएगा, तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तो फट तुम्हें ये याद आ जाएगा कि वकील साहब ने बताया था मुझे, और पढ़ते समय मैंने ऊपर नोट किया था। तो फौरन बेयर एक्ट उठाओगे और तुरंत तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा मेरे साथ एक हुआ। एक बार मेरे पास क्लाइंट आया चंडीगढ़, बंगाल का केस था, और बंगाली लोग जो हैं पैसे बचाने में बड़े माहिर होते हैं, वो सेविंग बहुत करते हैं। तो इसलिए जितने चिट फंड के काम है, वो पियरलेस है, वो सब वहीं ज्यादा फले फूले बंगाल में, क्योंकि वो मच्छी खाते हैं, उनका शौक है, और पैसे बहुत बचाते हैं। इंटेलिजेंट तो होते ही हैं, वो बुद्धिमान होते हैं। मछली खाने में विटामिन के का बहुत इस्तेमाल होता है, वो दिमाग बहुत तेज होता है। तो उन्होंने क्या किया कि तमाम जो चंडीगढ़ पंजाब की चिट फंड कंपनियां वगैरह थी, पीएलएस वगैरह, उन्होंने बंगाल में अपना कलेक्शन शुरू किया, और उनको पोस्ट डेटेड चेक इन डिस्चार्ज ऑफ दैट मनी लायबिलिटी वो उनको दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो जो पैसा था, कंपनी चूंकि पंजाब की थी, तो पंजाब के लोग बड़े खर्चीले होते हैं, तो ज्यादातर पैसे तो खर्च कर डाले उन्होंने, कुछ इन्वेस्ट भी किया होगा। वो चेक बाउंस होना शुरू हो गया बैंक में। तो जब चेक बाउंस हुए तो लोगों ने मुकदमा डाल दिया, 138 का भी डाला और चीटिंग का भी डाला। इन्होंने पियरलेस के माध्यम से इतने पैसे लिए, मुझे लौटा नहीं रहे। तो कोर्ट ने 102 सीआरपीसी के तहत बैंक को डायरेक्शन दे दी कि ये जो पैसा है बैंक में जो जमा है 149 करोड़ था, इसको रिलीज न किया जाए। उन्होंने डाल दिया। मैंने ऐसे एक रूलिंग आई थी एसीसी 1999 में रिपोर्टेड है सुप्रीम कोर्ट की, अगले सेशन में बताऊंगा मैं, तो नोट करा देता हूं, हमारे तो काम आई चुकी, आपके भी काम आ जाए। एसीसी 1999 की, उसमें ये होल्ड हुआ 102 सीआरपीसी खोलो, 102 सीआरपीसी कि एनी पुलिस ऑफिसर may seize any property. Any police officer may seize any property which may be alleged or suspected to have been stolen or with which
may be found under circumstances which create suspicion of the commission of an offense. Commission of an offense. तो क्या है? Any police officer may seize any property which may be alleged to be suspected to have been stolen. अब स्टोलन प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? जरा 110 आईपीसी निकाल लो। 110 नहीं, 410। देखो कभी कभी उम्र के कारण असर हो जाता है। 410 सीआरपीसी आईपीसी निकालो, उसमें स्टोलन प्रॉपर्टी डिफाइंड है। वही ना स्टोलन प्रॉपर्टी 410। हाँ, अब रीड आउट कर रहे हैं हमारे असिस्टेंट, ध्यान से सुनो। Stolen property. स्टोलन, हाँ, 410 IPC, property the possession whereof has been transferred by theft. हाँ, थेफ्ट से जो प्राप्त हो वो चोरी की प्रॉपर्टी है। Or by extortion. एक्सटॉर्शन से आए वो भी स्टोलन प्रॉपर्टी है। Or by robbery. और बाय रॉबरी। And property which has been criminally misappropriated. हाँ, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हुआ हो तो वो भी स्टोलन प्रॉपर्टी है। आगे। Or in respect of which criminal breach of trust has been जैसे committed. रुक जाइए, अब ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आ गया। 405 आईपीसी, 405 आईपीसी में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डिफाइंड है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से भी आई है तो वो भी स्टोलन प्रॉपर्टी। मिल गया? तो स्टोलन प्रॉपर्टी खाली स्टोलन से चोरी का आभास होता है, पर खाली चोरी की प्रॉपर्टी ही स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से जो प्रॉपर्टी आई वो भी स्टोलन प्रॉपर्टी है। जैसे टेक फॉर एग्जांपल, किसी लड़की के माता पिता ने लड़की के इस्तेमाल करने के लिए जो सामान शादी में दिया वो क्या है? इंटरेस्टमेंट है। वो आपको सौंपा गया है, चाहे पति हो चाहे ससुर, उसको सौंपा गया है कि आपको सौंप रहा हूं मैं अब हमारी बेटी के इस्तेमाल के लिए। जो शादी में सामान आता है ना, वो सामान तुमको सौंपा गया। और अब पत्नी अगर मांगती है आपसे वो सामान, चाहे साथ रहकर या अलग रहकर नोटिस देकर, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसे लौटा दो, उसे लौटा दो। और नहीं लौटाओगे तो वो प्रॉपर्टी जहां भी तुमने छिपा के रखी होगी, हाँ, वहां 94 का वारंट जारी हो जाएगा। 94 देखो, 94 हेडिंग देखने से ही काम चल जाएगा आपका। 94 आईपीसी नहीं, सीआरपीसी। मिल गया? मजिस्ट्रेट साहब सर्च वारंट जारी कर देंगे, तो जहां भी वो सामान संभाल कर रखा होगा वो सामान आपका रिकवर हो जाएगा और वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो सामान आपको ट्रस्ट किया गया है। ट्रस्ट का मतलब इंटरेस्टमेंट। तो उसी तरह से चिटफंड वाले में, पीएलएस वाले में मजिस्ट्रेट साहब ने इसी का इस्तेमाल करते हुए उसको अटैच कर दिया बैंक अकाउंट को। अब जो भी कंपनी के, पीएलएस कंपनी के जो बैंक अकाउंट थे वो बंगाल में हो चाहे चंडीगढ़ में हो चाहे कहीं हो, सब सीज हो गए। अब कंपनी का 149 करोड़ रुपया सीज हो गया। अब वो रिलीज कैसे हो? तो उन्होंने सबने हाथ पैर मारे, किसी के समझ में नहीं आया। मैंने उसी समय, ये 2000 की बात है, उसी समय 2001 2000 के बीच की बात है, उसी समय मैंने रिसेंटली वो केस लॉ पढ़ा था। उसमें ये होल्ड हुआ था कि आईओ साहब तो ये ऑर्डर कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट साहब नहीं कर सकते। अकाउंट को सीज कराने का आदेश आईओ तो दे सकता है, पुलिस वाला। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब को ये अधिकार नहीं है, ऐसा उसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था।
तो तुरंत हमने निकाली सीआरपीसी और 102 को पढ़ डाला। तो देखो 102 में वही बात लिखी है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही, एनी पुलिस ऑफिसर में सीज एनी प्रॉपर्टी। पुलिस ऑफिसर लिखा है, एनी पुलिस ऑफिसर में सीज एनी प्रॉपर्टी which may be alleged or suspected to have been stolen। अब ये हमको रूलिंग हमारे नोटिस में थी। अब वो पीएलएस के वकील साहब थे, तो वो उन्होंने पढ़ी नहीं थी, जो उनके बंगाल के या चंडीगढ़ के थे। नॉलेज इज वन, लॉयर इज वन हु नोज वेयर इज द लॉ। हमारी नोटिस में था, तो हमारे पास जब वो मैटर आया सलाह लेने के लिए, तो हमने कहा ठीक है फीस जमा कर दो। हाँ, ऑनलाइन हमको फीस का अमाउंट बताना ठीक नहीं लगेगा, पर हैंडसम फीस उन्होंने हमें दी। तो बोले आपको एडवाइस देना है खाली, मामला बंगाल का है, कलकत्ता का, तो कब आ जाएं? हमने कहा कब का क्या मतलब, चंडीगढ़ वापस जाकर लौटो क्या? बोले और क्या, वापस आएंगे तभी तो मिलेगी कॉपी। हमने कहा पान खाते हो कि नहीं? बोले हाँ खाता हूँ। हमने कहा चौराहे से पान खा के आओ, तैयार मिलेगा। और हमें क्या करना था, वो सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी से किताब उतारी, उसको दोबारा चेक किया और चेक करके जेरॉक्स कॉपी कराई और एक पर्चे में लिख करके और वो रूलिंग अटैच कर दी उसके साथ। हमने कहा लो अपने कंपनी के डायरेक्टर को दे देना, यही इसका जवाब है। बोले बस एक लाइन का? अरे हमने कहा हम फोड़ा थोड़ी चलाते हैं, घास खोदते हैं, वकालत करते हैं, तो ये दे देना तुम्हें काम हो जाएगा। और उन्होंने वो हमारा तरीका, वो एमडी साहब को बहुत पसंद आया, मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे। एक एक लाइन में लिखा था आंसर और उसके साथ रूलिंग को स्पंज करके और दे दिया। उन्होंने पढ़ा उसको, लाइब्रेरी से किताब निकलवाई और बोले वकील साहब को फोन लगाओ। हमसे बोले आप को कलकत्ता चलना है, आप बताओ कब चलोगे? अरे हमने कहा पागल हो क्या, हमने रूलिंग भेजी है, हमारे कम से कम 10 दिन वहां बर्बाद होंगे कलकत्ता में, ये रूलिंग दे देना, वहीं के किसी वकील को थोड़े पैसे में काम हो जाएगा तुम्हारा। बोले ना, हमें आप ही पर कॉन्फिडेंस है, जिसने हमको रास्ता बताया वही वहां चलेगा, फीस जोड़ के 10 दिन की बता दो। तो उस जमाने में सस्ता था, 20 साल पहले की बात है। तो हमने कहा भाई 11,000 रुपए पर डे भी हमारे समझ लो, तब भी आपको 1,10,000 रुपए आपके वेस्ट हो जाएंगे, आने जाने का खर्चा पानी। और तो उन्होंने कहा उस हमारा आदमी बाहर आपके पहुंच गया है, उसको भेजते हैं हम, और उससे पैसे आप वो दे देगा आपको, और आप तैयार रहो कलकत्ता जाने के लिए। हमने फीस हम एडवांस ही लेते हैं, उससे हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि फीस याद रखो कि लॉ याद रखो। तो फीस जमा हो गई तो फीस का काम खत्म, अब कानून का खाली काम करना। तो वो हमने हमसे बोले कि हम टैक्सी भेज देंगे और आप तैयार हो, एयरपोर्ट दिल्ली पालम में लेकर सीधे हम चल देंगे। तो हमने कहा भैया जी हम किसी और की टैक्सी में नहीं जाते, क्लाइंट की टैक्सी में तो बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं कौन सा बवाल पाले हो, हम भी फंस जाए साथ में। तो उन्होंने कहा ठीक है 5,000 रुपए आपको दे रहे हैं, तो आप अपनी टैक्सी करके पालम में पहुंच जाओ सुबह 6 बजे पहुंच गए। अब 9 बजे, हाँ 9 बजे करीब फ्लाइट थी, 2 घंटे में उन्होंने कलकत्ता पहुंचा दिया, दमदम एयरपोर्ट। और हमको 5 मिनट लगे खाली, हमने रिवीजन बनाया इस ऑर्डर का, जो था वहां से कॉपी लिए हुए थे वो, और 4 लाइन का रिवीजन बनाया खाली कि दिस ऑर्डर इज विदाउट जुरिसडिक्शन इन द लाइट ऑफ सेक्शन 102 सीआरपीसी एंड सपोर्टेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एज अटैच्ड विद द एप्लीकेशन। और जज साहब ने 1 मिनट नहीं लगाया और तुरंत स्टे कर दिया, क्योंकि अपरेंटली लिखा हुआ है, 102 में पढ़ के देखो, मजिस्ट्रेट को नहीं आईओ को है। और हमारी फीस जस्टिफाई हो गई, हम आ गए। तो लॉयर्स का तो ऐसे ही काम होता है, नुक्ते होते हैं छोटे, लेकिन ये नुक्ते बड़े काम के होते हैं। इनको पढ़ के आप तैयार रखो और सेक्शन के ऊपर लिख लो।
सभी लोग यहाँ से लेकर राष्ट्रपति तक कानून से बंधे हुए हैं। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति क्यों है, आप क्यों नहीं हो, हम क्यों नहीं है? क्योंकि कानून के तहत वो इलेक्ट हुए हैं, कानून के तहत इलेक्ट हुए हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग देयर ऑफिस। 5 साल, न पहले राष्ट्रपति हैं और न उसके बाद राष्ट्रपति हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी अधिकारी है वो कानून के तहत अधिकारी है, और कानून ने ही उसके अधिकार भी दिए हैं और उसकी सीमाएं भी बांधी हैं, सीमाएं भी बांधी हैं। जैसे मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से कोई भी मुलजिम पकड़ा जा सकता है, लेकिन किसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के ऑर्डर से भी नहीं पकड़ा जा सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज आदेश करे तो धारा 44 नहीं लगेगी उस पर। धारा 44 सीआरपीसी की निकालो, 44 मिल गई। 44 सीआरपीसी, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से कोई भी मुलजिम राइटली और रॉन्गली अरेस्ट किया जा सकता है, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑर्डर से नहीं, राष्ट्रपति के भी ऑर्डर से नहीं। राष्ट्रपति तभी ऑर्डर कर सकता है जब ऑर्डिनेंस ने उसको वो पावर कन्फर की हो, पहले वो ऑर्डिनेंस जारी हो और ऑर्डिनेंस में वो स्वयं को पावर दे, और पावर देने के बाद वो पावर इस्तेमाल करे तो राष्ट्रपति के आदेश से अरेस्ट हो जाएगा वो। लेकिन पहले उसको पावर होनी चाहिए। और ऑर्डिनेंस जो जारी होता है वो एक्चुअली लेजिस्लेटिव पावर्स हैं पार्लियामेंट की। राष्ट्रपति पार्लियामेंट का एक वन ऑफ द फंक्शनरी है ना। 81 कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा तुम्हारा। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, तीनों को मिलाकर पार्लियामेंट मिलता है। पार्लियामेंट लोकसभा नहीं है, पार्लियामेंट राज्यसभा भी नहीं है, और पार्लियामेंट राष्ट्रपति भी नहीं। ये तीनों जब कंजॉइंटली काम करते हैं देन दे कॉन्स्टिट्यूट पार्लियामेंट। लोकसभा से पास हुआ बिल, राज्यसभा गया, वहां से भी कंफर्म हो गया तो राष्ट्रपति के पास गया, और राष्ट्रपति ने जब उसमें आर्टिकल 111 में साइन कर दिए, पावर दी हुई है साइन करने के आर्टिकल 111 में, तो वो साइन कर दिया तो वो लॉ बन गया। अब यहाँ राष्ट्रपति महोदय स्वयं को पावर कब दे सकते हैं? जब पहले ऑर्डिनेंस जारी हो, और ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए आर्टिकल 74 आड़े आ जाएगा। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देने के अलावा अपनी मर्जी से बहुत थोड़े से काम कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की शपथ किसे दिलानी है, ये चुनाव उन्हीं का है, वो चुनाव उन्हीं का है। वो जिसे चाहे इनवाइट करके प्राइम मिनिस्टर के पद की ओथ दिला दें, लेकिन मंत्री के पद की ओथ नहीं दिला सकते, क्योंकि आर्टिकल 75 में लिखा है कि मंत्री वही होंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का चुनाव वो कर सकते हैं पर मंत्री का नहीं कर सकते। उसी प्रकार से ऑर्डिनेंस में बिल में दस्तखत करके वो उसको लॉ बना सकते हैं, पर स्वयं ऑर्डिनेंस नहीं जारी कर सकते जब तक कि आर्टिकल 74 में ऑर्डिनेंस जारी करने का रिकमेंडेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ना हो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब रिकमेंड करता है तभी राष्ट्रपति को पावर प्राप्त होती है दस्तखत करने की। जैसे किसी का कोई विधानसभा भंग करनी है, वहां राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो शासन तो राष्ट्रपति का कहलाता है, पर राष्ट्रपति को अकेले पावर नहीं है। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब आर्टिकल 74 के तहत कलेक्टिवली कैबिनेट की मीटिंग होगी, कलेक्टिवली डिसाइड करेंगे और फिर रेकमेंड करेंगे। तो राष्ट्रपति महोदय सारे फंक्शंस ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। वो तो विदेश यात्रा भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से
वो इस्तीफा देने के अलावा बहुत थोड़े से काम हैं जो वो कर सकते हैं। जैसे हमने बताया प्रधानमंत्री का वो नियुक्त करना या अपना इस्तीफा देना, ऐसे काम उनके पास हैं खाली अकेले के, जो अपनी मर्जी से कर सकते। बाकी सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मर्जी से उन्हें सरकारी जितने काम हैं इन द डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस, जो उनके फंक्शंस हैं वो सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही करें। तो हम कहना चाहते थे कि कंट्री में रूल ऑफ लॉ है, चाहे दरोगा जी हो, चाहे मजिस्ट्रेट साहब हो, चाहे हाई कोर्ट जज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज हो, सबको कानून के तहत काम करना है। कानून ने पावर दी है तो कर सकते हो, कानून ने पावर नहीं दी है तो नहीं कर सकते। अब जैसे देखो 389 देखो 389 CRPC Section 389(3) of CRPC, where the convicted person satisfies the court by which he is convicted that he intends to present an appeal, the court shall, where such person being on bail is sentenced to imprisonment for a term not exceeding 3 years, where the offense of which such person has been convicted is a bailable one, and he is on bail, order that the convicted person be released on bail unless there are special reasons for refusing bail, for such period as will afford sufficient time to present the appeal and obtain अब the orders. 389 मैंने ये समझाने के लिए खुलवाया है, यहाँ इसकी रेलेवेंसी केवल इतनी है कि 3 साल तक की सजा की लिमिटेशन है। अगर ट्रायल कोर्ट 3 साल तक की सजा करता है, ट्रायल कोर्ट चाहे मजिस्ट्रेट की हो और चाहे सेशन कोर्ट हो, जो ट्रायल कोर्ट है वो अगर 3 साल तक की सजा करता है तो अपील के लिए उसको इंटरिम बेल पर तत्काल छोड़ दिया जाएगा। सजा प्रोनाउंस करिए और उसे जेल नहीं भेज सकते आप। अगर वो तैयार है जमानत देने को, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी आपको 389(3) में कि हमको बेल अपील दाखिल करने के लिए इंटरिम बेल ग्रांट की जाए, तो वो he has no option but to release you। लेकिन यही सजा अगर 3.5 साल की हो तो उसी मजिस्ट्रेट को, उसी जज साहब को यह अधिकार नहीं है कि आपको बेल पे छोड़ दे, तो मैं जेल ही भेजेंगे, वो जेल ही भेजेंगे। और यही अधिकार 3 साल तक की सजा हो तो भी अपील में नहीं है आपके पास। जब अपीलेट कोर्ट से लोअर कोर्ट का जजमेंट कंफर्म हुआ या एक्विटल के खिलाफ कन्विक्शन हुआ और उसमें सजा 3 साल से कम की है, तो भी अपील के खिलाफ आप अपील में जा सकते हो कि नहीं। लोअर कोर्ट से आपका एक्विटल हुआ था तो अपोजिट पार्टी अपील में गई सेशन में आपका एक्विटल रद्द हो गया और अपीलेट कोर्ट ने आपको 2 साल की सजा कर दी, तो आपको तो सजा पहली बार हुई ना, तो भी उनको पावर नहीं है कि आपको इंटरिम बेल दे दें अपील के खिलाफ उसे क्या गए हाई कोर्ट जाने के लिए। नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि पावर नहीं है। तो हम समझाना सिर्फ यही चाहते हैं कि हर अथॉरिटी केवल वही कर सकती है जिस काम को करने के लिए कानून ने उसको ऑथराइज किया है, और नहीं ऑथराइज किया तो नो मैटर हाउ बिग यू आर, आप चाहे चीफ जस्टिस आप हाई कोर्ट हो जाओ, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट हो जाओ, चाहे आप राष्ट्रपति हो जाओ, कुछ भी कानून के बाहर आप नहीं कर सकते। देयर इज ए रूल ऑफ लॉ। कानून में पावर है तो आप कर सकते हो, कानून में पावर नहीं है तो आप नहीं कर सकते कानून के अनुसार। अब पुलिस वाले दरोगा जी थाने में मुलजिम को उल्टा लटका देते हैं, कानून तो नहीं है पर लटका तो देते ही है ना, वो एक अलग प्रोसीजर, वो तो एब्यूज ऑफ पावर है। थाने के थाना इंचार्ज की हैसियत से उन्हें अरेस्ट करने की पावर है, थाना इंचार्ज की हैसियत से उन्हें 24 घंटे रोके रखने की पावर है, थाना इंचार्ज की हैसियत से उन्हें पूछताछ करने की पावर है। अब उसी 24 घंटे का पीरियड जब एकांत वाला है तो उसी पीरियड में वो मारपीट करके उससे बुलवाते हैं। वो पुराने टाइम से चला आ रहा है, क्योंकि श्रीमान जी जरा बता दो चोरी का माल कहाँ रखा, तो उन्हें बताना नहीं, तो इसलिए उन्हें 3rd डिग्री मेथड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कानून सम्मत
नहीं है। तो जिस किसी भी अधिकारी को, तो हम 102 में यही समझा रहे थे कि कानून में चूंकि मजिस्ट्रेट साहब बड़े हैं दरोगा जी से, दरोगा जी के हर ऑर्डर को वो रद्द कर देते हैं। जैसे उन्होंने चार्जशीट भेजी, वो चाहे तो उसको कॉग्निजेंस लेने से रिफ्यूज करते हैं कि नो केस इज मेड आउट। कॉग्निजेंस तो उन्हें लेना है, लिख दें, होल्ड करते हैं कि नहीं कोई केस नहीं बनता। जैसे रिमांड के लिए 167 में भेजा उन्होंने मुलजिम को अरेस्ट करके 167 सीआरपीसी में। अब वो चाहे मजिस्ट्रेट साहब तो उसको वहीं कोर्ट से छोड़ दें, कोर्ट से छोड़ दें और रिमांड रिफ्यूज कर दें। तो जो पावर उनके पास है वो है, जो नहीं है तो नहीं। अब आ जाइए वापस, हम बता रहे थे 83 में आपको दिखाया था पहले पैराग्राफ में, जब हमने कहा था इस बात को नोट करो, अंडरलाइन करो। 83 जो पहला पैराग्राफ है उसकी लाइन पढ़ो, लास्ट वाली। ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल बोथ बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन। जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है 82 में, जिसको तुमने भगौड़ा घोषित किया है, तभी तो 83 जारी हुआ है। 82 में आपने उसको भगौड़ा घोषित कर दिया। तो जो प्रोक्लेम्ड पर्सन की प्रॉपर्टी है, चाहे मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, उसी को अटैच करने का ऑर्डर कोर्ट कर सकती है। उसके बाप की प्रॉपर्टी का नहीं, उसकी पत्नी की नहीं, उसके बेटे की नहीं, उसके भाई की नहीं। यही तो है चारों तो आसपास, इनकी किसी की प्रॉपर्टी आप अटैच नहीं कर सकते, मुलजिम की ही प्रॉपर्टी हो। और बताया था ये भी तरीका कि 82 का जब चस्पा हो जाए नोटिस, तो ऑब्जेक्शन राशन कार्ड लगा के और उसकी प्रॉपर्टी के जो कागज हो उनकी फोटोकॉपी अटैच करा के एफिडेविट बना कर, वो जो जिसका मकान है, जो लड़के का बाप है या जो भी रिश्ता है उसका, तो उसका एफिडेविट बनवा करके उस प्रॉपर्टी के कागज, आपको ये शो करना है कि 82 में ये आप जो नोटिस चस्पा कराया है ये गलत कराया है और मेरे घर के कुर्की के ऑर्डर आप नहीं कर सकते। तो वो कहेंगे कि ऑब्जेक्शन फाइल करने का आपको जुरिस्डिक्शन कहाँ है, तो बता देना कि मेरे घर में नोटिस चस्पा कराने का जुरिस्डिक्शन आपका कहाँ है। आपके आदेश से मेरे घर में जो नोटिस 82 का चस्पा हुआ है वो करने का अधिकार सीआरपीसी में आपको कहाँ है। जो हमसे पूछ रहे हो कि ऑब्जेक्शन फाइल करने का आपको जुरिस्डिक्शन कहाँ है। हमने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया है कि आपने 82 हमारे यहाँ चस्पा किया है और 83 के आपके ऑर्डर के मुताबिक अगर मेरे घर की कुर्की हुई तो डकैती का मुकदमा आपके ऊपर और दरोगा जी के ऊपर दायर करूंगा मैं, और मुझे कानून ऐसा करने से रोकता नहीं है। आपके आदेश के परिणाम स्वरूप आपके पुलिस अधिकारी ने मेरे घर की कुर्की करी, तो डकैती वाले डकैत क्या करते हैं, जो घर में सामान है वही तो उठा ले जाते हैं। अरे डकैत तो खाली छोटा छोटा सामान ले जाते हैं, वो सोफा सेट और पलंग वो नहीं उठा के ले जाते। तुम्हारे पुलिस वाले तो वो भी उठा ले गए। तो ये डकैती है आपकी। और आप 391 में पढ़ लो, इन one criminal act is done by in furtherance of common intention of all, सभी लोग जिम्मेदार हैं। each of such person shall be liable as if the act was done by him alone। 391 में आईपीसी का है, सीआरपीसी का नहीं भैया जी। 391 आईपीसी। इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था कि जब भी मैं लेक्चर ऑनलाइन दूं तो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट तीनों बगल में रहने चाहिए, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा। तो डकैती की जो परिभाषा दी गई है उसमें आप कवर होते हो। आप मजिस्ट्रेट हो, यह बात तो ठीक है,
पर अगर कानून के अनुसार आप ऑर्डर करोगे तो मजिस्ट्रेट हो, अगर इलीगल ऑर्डर पास करोगे तो आप पर वही लॉ लगेगा जो बाकी पर लगता है। जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल, सीजीएम साहब किसी आदमी को फांसी पर लटकाने का हुक्म जारी कर दें और वो आदमी पुलिस वालों के द्वारा लटका दिया जाए वहीं कोर्ट कंपाउंड में। इस सीजीएम साहब ने किसी केस में गुस्से में आकर फांसी का आदेश जारी कर दिया और पुलिस वालों ने उनके आदेश की कंप्लायंस में उस आदमी को वहीं कोर्ट कंपाउंड में फांसी पर लटका दिया और आदमी मर गया। आप अपने मन से पूछो कि क्या सीजीएम साहब ने मर्डर नहीं किया? किया। तो जब सीजीएम साहब मर्डर कर सकते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब रॉबरी भी कर सकते हैं, डकैती भी कर सकते हैं। जिस आदेश के तहत तुमने मेरे घर का कुर्की कराई तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्या मेरा कोई मुकदमा आपकी अदालत में पेंडिंग था? नहीं था, जवाब यही आएगा। मैं कोई क्रिमिनल का कोई केस है क्या आपके पास? नहीं है। तो कौन से कानून के तहत आपने अपने पुलिस कर्मचारियों को भेजकर मेरे घर की लूट करवाई? आप घर का सामान उठा ले गए। आप वो कानून बता दो जिसके तहत आपको मेरे घर का सामान ले जाने का अधिकार हो। आप नहीं ले जा सकते। हाँ, अगर मैं मुलजिम हूं तो आप मेरे खिलाफ वारंट जारी कर सकते हो। अगर मैं मुलजिम हूं और वारंट के बावजूद पकड़ा नहीं जा रहा हूं तो बहसी कर दो और उसके बाद तिरासी भी कर दो। और 2 महीने के अंदर मैं हाजिर ना हूं तो हमारी प्रॉपर्टी भी बेच दो। ये सब करने का अधिकार आपको है। तब है जब मैं मुलजिम हूं। अगर मेरा बेटा मुलजिम है तो बेटे से बात करो, जो कुछ बेटे का है उसके साथ करो। सजा भी होगी तो बेटे को, ट्रायल भी होगा तो बेटे का। मैं उसका बाप हूं इसलिए मेरा ट्रायल नहीं हो सकता। मोहल्ले वाले भले गाली देते हैं कि कैसा नालायक बेटा पैदा किया है, वो उनका अधिकार है, लेकिन आप नहीं कर सकते ऐसा। तो ये ध्यान रखो कि 83 में अटैचमेंट जो प्रॉपर्टी का होता है वो मकान के पते का नहीं होता, मुलजिम की प्रॉपर्टी का होता है। अगर किसी ने उसके घर का पता हमारे घर का लिखा रखा है, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, तो भी आप मेरे घर की प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकते।